बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो पैट की परीक्षा हुई है वो 2 शिफ्ट में हुई है। शिफ्ट फर्स्ट मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम में शिफ्ट सेकंड का जो पेपर हुआ है उसके आंसर की को हम लोग देखने वाले हैं। दोनों ही शिफ्ट की आंसर की हम देखेंगे। इस वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट की बात कर रहे हैं, यानी इवनिंग समय में, इवनिंग टाइम में जो हमारी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें हम सेट जी को देख रहे हैं। प्रत्येक सेट में प्रश्न एक समान है, तो बस उनका क्या है, प्रश्नों का क्रम बदला हुआ है और उनमें जो विकल्प दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन के विकल्प का क्रम भी बदला हुआ है। तो आपको एग्जैक्ट आंसर पर फोकस करना है और अपने क्वेश्चन पेपर यानी अपने सेट पेपर, जो भी आपका सेट है ABCD जो भी है, उसमें आपको मैच करा के अपने जो स्कोर है उसको आपको जांच लेना है। चलिएगा दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो ये सेट जी है, ध्यान रखिएगा, आपको आंसर पर फोकस करना है। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है, तो 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो दोस्तों, सबसे पहले इसका आंसर आप देखिए कि इसका आंसर है 10.8। ठीक, तो 10.8 ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। तो आपको यहां पर ऑप्शन चेक नहीं करना है, क्योंकि आपको हो सकता है आपके सेट पेपर में आपका 10.8 ए ऑप्शन में हो या सी ऑप्शन में हो या डी ऑप्शन में हो। आपको एग्जैक्ट आंसर देखना है कि इसका आंसर आएगा 10.8। ठीक, अब वो कैसे आएगा ये हम जब विस्तृत वीडियो बनाया जाएगा तब आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। अभी आप केवल आंसर को मैच कराते चलिए, क्योंकि हमें पूरे 100 क्वेश्चंस के आंसर इसमें उपलब्ध कराने हैं। ज्यादा बड़ा वीडियो ना हो, इसकी वजह से हम डायरेक्ट आंसर आपको बताते चल रहे हैं। फिर प्रत्येक वीडियो के हम जो आएंगे तो उनमें अलग से आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, एक आंसर इसका आएगा। कितना आएगा? एक आंसर आएगा। तीसरे प्रश्न का आंसर होगा, तीसरा प्रश्न आपके सामने है 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? तो इस प्रश्न का आंसर है 300, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है, चौथा प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों 19/32, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। पांचवा प्रश्न आपके सामने दोस्तों, पांचवा प्रश्न आपके सामने है, औसत का प्रश्न है। 13 परिणामों का औसत, 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है, आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें परिणाम का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 47 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरे का क्या अर्थ है? उचित निर्णय करना। क्वेश्चन नंबर 7, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर सी बहिष्कार। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर बी कुंठित। क्वेश्चन नंबर 9, गज बदन का पर्यायवाची है। इसका आंसर है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर सी गणपति। कांटों से भरा हुआ, अगला प्रश्न, कांटों से भरा हुआ वाक्य के नीचे दिए गए विकल्प में एक शब्द चुनिए, यानी कांटों से भरा हुआ शब्द के लिए एक शब्द चुनना है। तो इसका आंसर है दोस्तों बी पार्ट, यानी कंट का कीर्ण इसको कहा जाएगा। कांटों से भरा हुआ के लिए कंट का कीर्ण। चलते हैं हम अपने 11वें प्रश्न के लिए। आपको ये पैरा दिया गया है, इंग्लिश के प्रश्न है और ये पैरा को पढ़कर आपको इनके आंसर देने हैं। तो इस प्रश्न का आंसर जो लिखा हुआ है 11वां प्रश्न, द ऑथर सेट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, इसका आंसर बी, ऑप्शन बी, ही वॉज एफर्ड। अगला प्रश्न है, द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, इसका आंसर है सी ऑप्शन, अ कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट इन फेस। अगला प्रश्न है, ये सारे प्रश्न आपको पैराग्राफ को पढ़कर देना है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट? तो इसका आंसर है दोस्तों क्लिम्बिंग इनटू बेड। अगला प्रश्न है, तो आपको यहां पर एंटोनिम बताना है दोस्तों, यानी कि आपको विलोम बताना है किस शब्द का? कीन शब्द का। ऑप्शन नंबर ए डल। यहां पर आपको सिनोनिम बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंग्लिश के 5 प्रश्न करने के बाद हमारा ये 16वां प्रश्न है और यह प्रश्न रीजनिंग का है। देखिएगा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी बहन। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में आपको बताना है कि
कुत्ता अगर रेबीज से जिस प्रकार संबंधित है तो मच्छर किससे संबंधित होगा? ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया से। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर डी, शूरवीर। इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिए कि किसी निश्चित भाषा में, कूट भाषा में, किसी निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटरोन को लिखा जाता है, इस प्रकार से इसको लिखा गया है। तो आपको बताना है कि इस शब्द को क्या लिखा जाएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, आपको बड़े गौर से इस प्रश्न को देखना होगा, क्योंकि ऑप्शन इस सेट जी में इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग चालू किया गया? ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन नंबर ए, रविवार। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने का प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन नंबर ए, मास्टर कार्ड। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपका एक लाइक सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेशन देता है वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया है? पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय ध्वज के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्त, मरियप्पन थंगवेलु। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है 2021-22 के दूसरे क्वार्टर यानी जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 7.6%। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। इसका आंसर है दोस्तों विद्या बालन, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर हम 27 प्रश्नों को हल। 28वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, भूटान को। रियाद किस देश की राजधानी है? ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब को। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? दोस्तों इसका आंसर है डीएमके। ऑप्शन नंबर ए, डीएमके। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? दोस्तों इसका आंसर है आइसलैंड। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर है द हेग। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं कहां स्थित हैं? आंसर है दोस्तों डी, मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? ऑप्शन नंबर डी, गोवा। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर है दोस्तों 6 वर्ष। विश्व में संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है दोस्तों 24 अक्टूबर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध नवकालेवारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न क्या है हमारा, प्रसिद्ध नवकालेवारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन।
अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं, यानी किस लिए दिए जाते हैं। तो ये जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपके सामने जो प्रश्न है वो एक पैराग्राफ दिया हुआ है हिंदी का, और इस हिंदी के गद्यांश में आपसे प्रश्न पूछा गया है पहला कि धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सभी धर्मों का आदर करना, ए। अगला प्रश्न है कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त इस प्रणीय शब्द का अर्थ है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्राप्त करने योग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि महात्मा गांधी ने नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, यानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, ये बताने की कोशिश की है लेखक ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या है। लेखक का उद्देश्य है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषताओं को बताना। तो ऑप्शन नंबर डी यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पैराग्राफ यानी दूसरा गद्यांश आपको दिया हुआ है, हिंदी से ही संबंधित है, और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको कुछ प्रश्नों के आंसर देने हैं। वो प्रश्न क्या है चलिएगा देखते हैं। पहला प्रश्न है कि शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अनुच्छेद में प्रयुक्त, अनुच्छेद यानी जो पैराग्राफ दिया है उसमें प्रयुक्त निरामय शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वस्थ, ऑप्शन नंबर डी। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। इसके दो आंसर हो सकते हैं दोस्तों, या तो अयोग्य मानेगा या अयोग्य मानेगा, क्योंकि ये दोनों ही शब्द मिले हुए हैं। तो इन दोनों को आपको देखना होगा कि इन दोनों में से कोई भी अयोग्य मान सकता है। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। इसका आंसर है दोस्तों साहित्य शास्त्रियों में। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि मानव शरीर यंत्र की भांति, इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि मानव शरीर जो होता है अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। दोस्तों हम अपने 50 प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आगे हम प्रश्नों की बात करते हैं, और ये जो प्रश्न है वो ग्राफ और तालिका की व्याख्या और विश्लेषण से संबंधित है। तो चलिए जो पहला प्रश्न है उसमें आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, और इस ग्राफ में हमसे पूछा गया है कि बताइएगा कि सीमेंट का उत्पादन, यानी हमसे पूछा गया है कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ किस वर्ष। तो किस वर्ष अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ, तो इसका आंसर आपको दिख रहा है दोस्तों कि 14-15 में सबसे ज्यादा, देखिएगा 14-15 में सबसे ज्यादा 98 उत्पादन हुआ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था, यानी कितना इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर है दोस्तों 31.8 आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, यानी अधिकतम किस वर्ष घटा। तो दोस्तों आपको इस पैरा में देखना होगा कि अधिकतम घटा कब है। तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन घटा है वो वर्ष 15-16 में घटा है। देखिएगा ये डाउन फ्लो जो हुआ है वो सबसे कम हुआ है, सबसे ज्यादा हुआ है दोस्तों। तो 15-16 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15-16, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, यानी पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि
किस वर्ष हुई, आपसे ये पूछा गया है। तो आपको पैराग्राफ देखना होगा। तो देखिए ये जो पैरा हुआ है उसमें अधिकतम वृद्धि कब हुई है। तो देखिए 13-14 के दौरान 55 से 90 ये वृद्धि हुई है, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। तो 13-14 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये जो प्रश्न नंबर 14 है इसका आंसर हो जाएगा 14-15, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन कितना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 48, यानी 48 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, आयत चित्र है दोस्तों, दंडारेख है। इसको आपको देख लेना है कि इसमें जो है आपको क्या क्या चीजें दे रखी हैं। इन चीजों को देखने के बाद आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसका पहला प्रश्न है कि x के औसत आयात से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर कितना होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, आंसर इसका आएगा डी, यानी 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2018-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयात की उसके औसत से कितनी अधिक है। तो दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों 57 प्रश्न है कि वर्ष 2018-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयात के उसके औसत से कितनी है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 64.38, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2014-15 में से 14-15 से 2015-16 के दौरान x के आयात में वृद्धि प्रतिशत है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 33.3%। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष x के आयात वृद्धि का औसत करोड़ में है। तो दोस्तों 59 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 59 का आंसर ए ऑप्शन 260। अगला प्रश्न है दोस्तों, विगत कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2, यानी 2 आंसर सही होगा 60 का। तो यहाँ पर हम 60 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आगे से प्रश्न को देखते हैं 61। ये आपको तालिका दी हुई है और इस तालिका का अध्ययन करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सुनिएगा 61 यानी 61 है, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। तो इसका आंसर दोस्तों आपको देना है दोस्तों 61 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 28.3%। याद रखिएगा 28.3% इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। दोस्तों 61 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा 28.3, 28.3 यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। 62 यानी 62 में क्वेश्चन का आंसर है कि सोमवार को बेची गई वस्तु का औसत, सोमवार को बेची गई वस्तु का औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तु के औसत के मध्य कितना अंतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 5.25। अगला प्रश्न, तो यहाँ पर हमारे प्रश्न जो हो गए हैं वो 62 हो गए हैं। 63वां प्रश्न है कि मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 7:9। अगला प्रश्न है, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 44.44%। अगला प्रश्न है, बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 44.33। आगे तालिका दी है, उस तालिका का अध्ययन करते हुए हमें प्रश्नों के आंसर देना है कि 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चावल। अगला प्रश्न है दोस्तों, आलू का उत्पादन 15-16 में 2010-11 का अंदाज गुना कितने गुना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.82। अगला प्रश्न है दोस्तों, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2013-14 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य 13 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाजरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 293.86 टन। आगे प्रश्नों को हल करते हैं हम। प्रश्न है 71 और लिखा हुआ है भारतीय इतिहास में धनवंती कौन थे? तो आप सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस क्रम में भारत आए, यानी कि टॉमस रो, फाहान और ह्वेनसांग का क्रम क्या है? तो सबसे पहले फाहान, फिर ह्वेनसांग और फिर जहांगीर के समय में टॉमस रो आया। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? ये जो क्रम विकल्प सही दिया हुआ है ये सी ऑप्शन सही दिया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों को पराजित हुआ था? किस युद्ध में अंग्रेजों को पराजित हुआ था? प्लासी के युद्ध में। आगे है इनमें से कौन हड़प नीति के कट्टर समर्थक था? लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिलान करना है आपको, तो आप मिलान कीजिए कि इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला बी.डी. सावरकर और होम लीग एनी बेसेंट। तो इस हिसाब से पहले का आपका दूसरा होगा और ए का दूसरा होगा, बी का पहला होगा। तो ए का दूसरा और बी का पहला, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले है मौर्यकालीन विवरण की इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं मैग्नेस्थनीज इसका आंसर होगा। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? 1928 को। 1928 को साइमन कमीशन वापस आया था दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आगे है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई? तो इसका आंसर होगा दोस्तों लाहौर अधिवेशन में, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट की पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष हुई? तो 1953 इसका आंसर होगा दोस्तों। अगला है निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन कागोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो इसका आंसर होगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका होगा, अगला प्रश्न है आपका नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार बताया गया है, कृष्णा नदी पर है। आगे 83 प्रश्न आपका है कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो याद रखिएगा केवला राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या घाना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह एक्स का स्रोत है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली राजहरा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनका आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है आपको ध्यान करना है। तो इसमें ये जो जोजिला वुर्जिल लिखा है ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है। ये नीचे दिया हुआ हिमाचल प्रदेश, ये भी आपका ऑप्शन गलत है और ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 2 और 3 गलत हैं, तो हमें गलत बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2 और 3। अगला प्रश्न है भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो आपको पता है कि वर्गीस कुरियन जो है इसका सही आंसर होगा। अगला है किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि होती है? तो आंसर होगा शेयरों की कीमत में बढ़ने पर निजी निवेश में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो याद रखिएगा दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आपका आंसर होगा। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो तृतीयक इसका आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा PV नरसिंह राव आपका आंसर होगा। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? प्रतिबद्ध न्याय तंत्र आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में क्या भारतीय नागरिकों का आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आर्थिक न्याय प्रदान करता है प्रस्तावना, लेकिन इनमें से प्रस्तावना नहीं दिया है, तो मेरे हिसाब से इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का आयोजन करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 आपका सही होगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर विचार किसने किया? बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्कट जनक रसायन होता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों कैंसर। कर्कट जनक रसायन से कैंसर होता है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी जो सतह होती है दोस्त वो कहलाती है एपिडर्मिस, यानी अधिचर्म जिसे कहा जाता है। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो याद रखिएगा जब स्विच बंद या चालू हो तो दोनों में। ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। इसके प्रश्न में सी आपको सही लगाना है। अगला है दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो ओम प्रतिरोध की एसआई इकाई है। अगला प्रश्न है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों साइट्रिक अम्ल। अब यहाँ पर एक प्रश्न मैंने आपको जो बताया है, इस वाले प्रश्न पर अभी आप विचार कीजिएगा। इसमें थोड़ा सा आपको देखना है कि इसका आपको आंसर देखना है। मेरे हिसाब से इसका आंसर स्विच बंद या चालू होने पर होना चाहिए। फिर आपका जो कमेंट करके आप बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों आशा करते होंगे कि हमने सही उत्तर बताए होंगे। अगर किसी प्रश्न में भूलवश अगर हमसे त्रुटि हुई है तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और अगर आपको उसका आंसर कुछ और लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।